नमस्कार, मैं डॉक्टर अंसार स्कूल ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पिछले वर्ष अर्थात सन 2023 में अपने समक्ष लंबित 7 महत्वपूर्ण मामलों में बड़ा ही दूरगामी प्रभाव वाला निर्णय सुनाया। इन 7 महत्वपूर्ण मामलों में से 6 मामले ऐसे हैं जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया। इन फैसलों में नोटबंदी पर फैसला, सीईसी अर्थात चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति पर गठित की जाने वाली समिति संबंधी मामले पर फैसला, परंपरागत खेल जल्लीकट्टू संबंधी मामला, आर्टिकल 370 से संबंधित मामला और साथ ही साथ राहुल गांधी की सांसदीय नियोक्ता मामला शामिल है। उपरोक्त मामलों में अपने चर्चित निर्णय के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने साल 2023 को अलविदा कहा। आज के इस एपिसोड में उपरोक्त में से 4 मामलों पर मैं बात करने जा रहा हूं। शेष जो मामले हैं उस पर मैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में बात करूंगा। उपरोक्त फैसलों में एक महत्वपूर्ण फैसला नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। विवेक नारायण शर्मा एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नोटबंदी पर अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को अचानक देश में नोटबंदी लागू की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संदेश में आधी रात से जो उस समय 500 और 1000 रुपये का नोट प्रचलन में था उसे बंद करने का ऐलान कर दिया गया। इस फैसले से पूरे देश को नोट बदलने के लिए लाइनों में लगना पड़ा और लोगों को बहुत सारी तकलीफ़ों को उठानी पड़ी। बहुत सारे लोगों की इसमें मृत्यु भी हो गई थी। नोटबंदी के इस फैसले के खिलाफ देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स में कुल 58 याचिकाएं दाखिल की गईं, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक संवैधानिक बेंच बनाकर सभी याचिकाओं को क्लब करके एक साथ सुनवाई का फैसला किया गया। इस मामले में याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलील दी गई कि केंद्र सरकार इस विषय पर खुद फैसला नहीं ले सकती, इसके लिए आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश जरूरी है। अर्थात आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश के बिना सरकार कोई भी फैसला नहीं ले सकती है। जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ, जिसमें जस्टिस अब्दुल नजीर के अतिरिक्त जस्टिस BR गवई, जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस B रामा सुब्रमण्यम तथा जस्टिस BV नागरत्ना शामिल थी, ने 4-1 के बहुमत से निर्णय सुनाते हुए कहा कि नोटबंदी का फैसला सही है तथा इसे गलत नहीं ठहराया जा सकता। यह फैसला 2 जनवरी 2023 को सुनाया गया था। इस मामले में निर्णय सुनाते हुए न्यायालय ने आगे यह भी कहा कि इसमें प्रक्रिया संबंधी कोई गलती नहीं हुई है तथा आर्थिक फैसलों को पलटा नहीं जा सकता। इस मामले में संविधान पीठ ने 5 दिनों की बहस के बाद 7 दिसंबर 2022 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में जस्टिस नागरत्ना जो थी, उन्होंने डिसेंडिंग निर्णय दिया तथा कहा कि मैं साथी जजों के निर्णय से तो सहमत हूं, परंतु मेरा तर्क अलग है। और उन्होंने बड़ा ही कठोर कमेंट किया था। जस्टिस नागरत्ना ने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा कि यह ताकत का इस्तेमाल है तथा केंद्र सरकार द्वारा की गई नोटबंदी गैर कानूनी है। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि इस नोटबंदी के फैसले को अध्यादेश की जगह कानून बनाकर लागू किया जाना चाहिए था। बहुमत निर्णय ने सरकार की नीति और नीयत को सही माना और इसी के साथ सभी याचिकाओं को जो इससे संबंधित न्यायालय में पेंडिंग थी खारिज कर दिया गया और 7 साल पुराने इस मामले का संपूर्ण रूप से निपटारा हो गया। दूसरा मामला
जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की संविधान पीठ ने अपना निर्णय सुनाया था, वह है मामला अनूप बर्नवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का था। यह केस अर्थात अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला सीईसी की नियुक्ति के संबंध में कमेटी के गठन से संबंधित था। देखिए, सन 2018 में चुनाव आयोग के कामकाज में पारदर्शिता को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई थीं, जिसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में पारदर्शिता की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को क्लब करके उस पर एक साथ सुनवाई का फैसला किया तथा जस्टिस के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता में बनी 5 जजों की संविधान पीठ को इसकी सुनवाई हेतु भेज दिया। जस्टिस जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 3 मार्च 2023 को सर्वसम्मत से इस मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया और फैसला सुनाते हुए कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त अर्थात चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी तथा अन्य चुनाव आयुक्तों अर्थात ईसी की नियुक्ति एक पैनल द्वारा किया जाएगा। इस पैनल में प्रधानमंत्री के अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अर्थात सीजेआई तथा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल होंगे। जस्टिस जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ, जिसमें जस्टिस जोसेफ के अतिरिक्त जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस सीटी रविकुमार शामिल थे, ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति पर भी बड़ा ही आश्चर्य व्यक्त किया। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि सीईसी अर्थात चीफ इलेक्शन कमिश्नर तथा ईसी यानी इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा गठित एक समिति की सिफारिश पे की जाएगी तथा इस समिति में प्रधानमंत्री के अतिरिक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तथा नेता प्रतिपक्ष या सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता शामिल होगा। यह प्रक्रिया तब तक लागू रहेगी जब तक संसद में इससे जुड़ा कानून नहीं बना दिया जाता है। इस निर्णय के कुछ दिनों बाद ही सरकार द्वारा इस संबंध में विधेयक लाया गया तथा दोनों सदनों से विधेयक को पारित भी करा लिया गया। अब नए कानून के मुताबिक सीईसी अर्थात चीफ इलेक्शन कमिश्नर तथा अन्य इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति की ओर से एक सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश पर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसले में जिस कमेटी की बात की गई थी कि फला फला सदस्य इसमें होंगे, उसमें एक बड़ा बदलाव इस विधेयक के माध्यम से कर दिया गया और कहा गया कि इस सिलेक्शन कमेटी में प्रधानमंत्री के अलावा नेता प्रतिपक्ष तथा प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इससे बाहर कर दिया गया, अर्थात जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने निर्णय दिया था कि कमेटी में प्रधानमंत्री के अतिरिक्त सीजेआई अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तथा नेता प्रतिपक्ष या सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता शामिल होगा, उसमें प्रधानमंत्री के साथ विपक्षी नेता यानी नेता प्रतिपक्ष को शामिल किया गया, लेकिन सीजेआई को शामिल नहीं किया गया है और सीजेआई की जगह प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री को इसमें स्थान दिया गया है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विपरीत जाकर इस विधेयक में सीजेआई को इस कमेटी से बाहर कर दिया गया। फैसलों की इस कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की संविधान पीठ ने 2023 में ही एक और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के संविधान पीठ द्वारा निर्णीत किया गया। देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 ए के तहत दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, आप इसे जानते हैं, और इसीलिए
यहाँ केंद्र तथा दिल्ली सरकार को मिलकर काम करना होता है। राजधानी होने के नाते इसे 1992 में एनसीटी अर्थात नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया गया था। चूँकि दो स्तर की सरकारें यहाँ एक साथ काम करती हैं, इसलिए दोनों में अक्सर टकराहट होना स्वाभाविक है। दिल्ली में तैनात अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफ़र का अधिकार केंद्र सरकार का होगा या दिल्ली सरकार का होगा, इस विवाद की शुरुआत 21 मई 2015 को गृह मंत्रालय के एक नोटिफिकेशन से शुरू हुआ। इस नोटिफिकेशन में दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफ़र का पोस्टिंग का अधिकार उपराज्यपाल को दे दिया गया। देखिए, दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय के इस नोटिफिकेशन को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। फैसला उपराज्यपाल अर्थात लेफ्टिनेंट गवर्नर के पक्ष में आया, परंतु दिल्ली सरकार ने इस फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपील दायर किया। दिल्ली सरकार द्वारा की गई अपील पर कई फेज की सुनवाई के बाद 11 मई 2023 को इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। 5 जजों की संविधान पीठ, जिसमें चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस MR शाह, जस्टिस कृष्णा मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस PR नरसिम्हा शामिल थे, ने एक मत से फैसला सुनाया। न्यायालय ने फैसला दिल्ली सरकार के पक्ष में सुनाते हुए कहा कि अफसरों के ट्रांसफ़र तथा पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा तथा पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड संबंधी शक्तियां केंद्र सरकार में निहित होंगी, अर्थात केंद्र सरकार के पास होंगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि निर्णय लेने का वास्तविक अधिकार निर्वाचित सरकार के पास होती है, क्योंकि वह जनता के प्रति जवाबदेह होती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर को सरकार की सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए। इस फैसले के साथ 8 साल पुराने इस विवाद का पटाक्षेप हो जाना था, लेकिन केंद्र सरकार इसमें एक ट्विस्ट लेकर के आई जब 19 मई 2023 को एक अध्यादेश के माध्यम से कोर्ट के फैसले को पलटकर ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का अधिकार पुनः उपराज्यपाल अर्थात लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दिया गया। दिल्ली सरकार ने इस अध्यादेश को चुनौती दी है। सन 2023 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए ऐतिहासिक फैसलों की कड़ी में जो अगला मामला है वह सुभाष देसाई वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर से संबंधित है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि 21 जून 2022 में शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने कई विधायकों के साथ शिवसेना पार्टी में बगावत कर दी और बाद में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाया तथा खुद मुख्यमंत्री बन गए। आप ये भी जानते हैं कि इसके पहले उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाअघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में चल रही थी। जब बीजेपी के साथ मिलकर पार्टी से बगावत करके एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री का पद संभाला तो मामला चुनाव आयोग में गया तथा 16 फरवरी 2023 को चुनाव आयोग ने मान लिया कि एकनाथ शिंदे गुट ही असली शिवसेना है तथा शिंदे गुट को शिवसेना का नाम तथा निशान इस्तेमाल करने की इजाज़त मिल गई। राज्यपाल के इस आदेश तथा चुनाव आयोग के निर्णय के विरुद्ध उद्धव ठाकरे गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ के अतिरिक्त जस्टिस AR शाह, जस्टिस कृष्णा मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली तथा जस्टिस नरसिम्हा शामिल थे, निर्णय सुनाते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। न्यायालय ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी अर्थात MVA सरकार को बहाल करने से सीधे सीधे इनकार कर दिया। इस मामले में
कोर्ट का कहना था कि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का सामना करने से पहले अपना इस्तीफा दे दिया था और अगर वे ऐसा नहीं करते तो शायद सरकार को बहाल किया जा सकता था। न्यायालय ने इस मामले में राज्यपाल की भूमिका तथा कार्यशैली पर भी कई सवाल उठाए तथा न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल को राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने और अंतर पार्टी विवादों में भूमिका निभाने का अधिकार न ही कानून और न ही संविधान देता है। न्यायालय ने राज्यपाल की भूमिका पर इस मामले में बड़ी ही गंभीर टिप्पणी की। न्यायालय ने शिंदे गुट को असली शिवसेना पार्टी माना और चुनाव चिन्ह जो पूर्व में शिवसेना की थी देने के चुनाव आयोग के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने साफ साफ कह दिया कि जो शिवसेना पार्टी का नाम देना या चुनाव चिन्ह देने का जो फैसला चुनाव आयोग का है उसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। वह चूंकि चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र है इसलिए हम उसमें किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं दे सकते। कोर्ट ने आगे कहा कि फिलहाल अभी कई विषयों पर फैसला देना जल्दबाजी होगा। कोर्ट ने इसी के साथ मामले को 7 जजों वाली खंडपीठ को भेज दिया। शिंदे सरकार को राहत देते हुए कोर्ट ने कहा कि जब तक बड़ी बेंच कोई फैसला नहीं दे देती तब तक यथास्थिति बनी रहेगी तथा विधायकों की नियोग्यता पर फैसला करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की संविधान पीठ ने छोड़ दिया। इसी के साथ आज के इस एपिसोड को खत्म करने की इजाज़त दीजिए। शेष जो 3 केस बचे हुए हैं उस पर हम बात अपने इसके पार्ट 2 में करेंगे। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।